आदिकाल का लौकिक साहित्य या लोकाश्रित काव्य परिचय, यानी जो लोग या लोगों के बीच लिखा गया है उसका परिचय विकास आइए पर जानते हैं। लौकिक साहित्य में पहला नाम जो आदिकालीन साहित्य में आता है उनका नाम है अमीर खुसरो। वीरगाथा काल की संध्या में मीर खुसरो ने साहित्य को विविध रंगों से रंजित किया, जबकि लौकिक साहित्य के आदर्श निश्चित नहीं थे और रचनाएं धर्म या राजनीति के संकेतों पर नाचती थी। उस समय विनोद व मनोरंजन की प्रवृत्तियों को जन्म देना साधारण काम न था। यही अमीर खुसरो की विशेषता थी कि उन्होंने साहित्य के लिए एक नवीन मार्ग का अन्वेषण किया। वह था जीवन को संग्राम और आत्मशासन की सुदृढ़ और कठोर श्रृंखला से मुक्त कर आनंद और विनोद के स्वच्छंद वायुमंडल में विहार करने की स्वतंत्रता देना, यही अमीर खुसरो की मौलिकता थी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। कहीं कहीं अबुल हसन भी नाम मिलता है, जिनका जन्म 1312 ईस्वी में जिला एटा में हुआ। ये बड़े ही प्रसन्नचित्त, मिलनसार तथा उदार थे। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। अब अमीर खुसरो की रचनाएं। अमीर खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी के विद्वान थे। वह संस्कृत का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था। इन्होंने कविता की 99 पुस्तकें लिखी, जिनमें कई लाख शेर थे, पर उनके केवल 20-22 ग्रंथ प्राप्त हैं। इन ग्रंथों में किस्सा, चार दरवेश और खालिक बारिक विशेष उल्लेखनीय है। इनकी रचनाएं तुगलकनामा, दो सुखने, ढकोसले इत्यादि हैं। इनका तुर्की, अरबी, फारसी तथा हिंदी का पर्याय कोश नामक ग्रंथ भी बड़ा प्रसिद्ध है। फारसी से कहीं अधिक हिंदी भाषा में इन्होंने लिखा है। इनकी कुछ पहेलियाँ, मुकर्रियाँ और फुटकर गीत उपलब्ध होते हैं। कुछ पहेली देखिए इनकी। पहली पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इस पहेली का उत्तर है आकाश। दूसरी पहेली है, उस जार के एक होजर बस्ती, बाहर बाकी घर, प्यू सरल और पेट नरम, मुँह मीठा तासीर गरम। इस पहेली का उत्तर है तरबूज। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, इनको भाव की गहराई की दृष्टि से भले ही महत्व न दिया जाए, किंतु भाषा की दृष्टि से इनकी पहेलियाँ साहित्य के इतिहास का सदा एक महत्वपूर्ण अंग रहेंगी। इनके अपने मौलिक विचार थे। ये संगीतज्ञ, गवैये, इतिहासकार, आलोचक तथा जागरूक साहित्यकार थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समन्वय करने का भरसक प्रयास किया। शिव कुमार शर्मा के अनुसार इनके साहित्य में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रथम प्रयत्न है तथा उसमें भाषा संबंधी एकता का आदर्श भी उपस्थित किया गया है। वस्तुतः उन्होंने फारसी, अरबी, हिंदी सब भाषाओं में रचनाएं की हैं। वस्तुतः उनके काव्य में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का सफल प्रयास कर रही थी। डॉक्टर नगेंद्र आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं। वे यानी अमीर खुसरो। वे प्रसिद्ध गवैये थे। ध्रुपद के स्थान पर कौल या कव्वाली बनाकर इन्होंने बहुत से नए राग निकाले थे, जो अब तक प्रचलित हैं। वीणा को घटाकर इन्होंने सितार बनाया। चूँकि इन रचनाओं को अमीर खुसरो ने जन मनोरंजन की दृष्टि से लिखा,
इसलिए इनको मात्र मनोरंजनात्मक साहित्य माना जाता है, जिसमें हृदय की परिस्थितियों का कोई चित्रण न ही कोई संदेश समाविष्ट है। मात्र हृदय को प्रसन्न करना ही इनका लक्ष्य होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में, चारणकालीन रक्त रंजित इतिहास में जब पश्चिम के चारणों की डिंगल कविता उद्धृत स्वरों में गूंज रही थी और उसकी प्रतिध्वनि और भी उग्र थी, पूर्व में गोरखनाथ की गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति आत्मशासन की शिक्षा दे रही थी, उस काल में अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण प्रकृति हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महान निधि है। मनोरंजन और रसिकता का अवतार यह कवि अमीर खुसरो अपनी मौलिकता के कारण सदैव स्मरणीय रहेगा। लौकिक साहित्य के दूसरे कवि हैं विद्यापति। 1425 में बिहार के दरभंगा जिले में उत्पन्न विद्यापति एक विद्वान वंश से संबंध रखते थे। बाल्यकाल में ही ये कुशाग्र बुद्धि युक्त थे। इनके गुरु महोपाध्याय हरमित्र थे। शिव कुमार शर्मा ने इनके विषय में लिखा है कि विद्यापति का व्यक्तित्व विविधमुखी है। उसमें पांडित्य, कला, रसिकता और भावुकता का अद्भुत समन्वय है। विद्यापति की रचनाएं। विद्यापति एक महान पंडित थे। उन्होंने अपनी रचनाएं संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली भाषा में लिखी हैं। संस्कृत पर इनका असाधारण अधिकार था, अतः अधिकांश रचनाएं इन्होंने संस्कृत में लिखी। विद्यापति संक्रमण काल के कवि होने के कारण एक और वीरगाथा काल का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दूसरी ओर हिंदी में भक्ति और श्रृंगार परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। संस्कृत में इनकी रचनाएं हैं भू परिक्रमा, वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, शैव सर्वसार इत्यादि। सर्वस्वार अवहट्ट में इनकी दो रचनाएं हैं, कीर्तलता और कीर्त पताका। मैथिली में इन्होंने पदावली लिखी है। हिंदी साहित्य में इनकी अक्षुण्ण कीर्ति का आधार कीर्तलता, पदावली, कीर्त पताका है। कीर्तलता के विषय में जानकारी समझिए। कीर्तलता है क्या, इसमें क्या क्या बताया गया है, इस विषय में कुछ जानकारी हम दे रहे हैं। कीर्तलता अपने चरित्र नायक महाराजा कीर्त सिंह के वीरत्व, शौर्य, पराक्रम को उद्घाटित करने के लिए, उनके यशोगान के लिए विद्यापति ने इसकी रचना की। इसमें कीर्त सिंह के पिता गणेश्वर की मृत्यु, कीर्त सिंह की विजय, उनके राज्याभिषेक आदि का वर्णन है। काव्य में तत्कालीन संस्कृति का पूर्ण प्रतिबिंब है। कवि ने अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी परिस्थितियों का चित्रण किया है। हिंदू मुस्लिम, खान, वैश्याओं तथा सैनिकों के सजीव व पक्षपात सहित चित्रण से ग्रंथ के साहित्यिक सौंदर्य में और भी अभिवृद्धि हुई है। शिव कुमार शर्मा ने इस रचना के विषय में लिखा है कि इस रचना का हिंदी साहित्य में दो दृष्टियों से महत्व मानते हैं, साहित्यिक प्रवृत्तियों तथा भाषा संबंधी परिवर्तन के कारण। कीर्तलता में परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से कुछ आगे बढ़ी हुई भाषा के दर्शन होते हैं। विद्यापति ने इसे अवहट्ट कहा है। वह कहते हैं, दूसिल बैना सब जस मिठा ते तेसन
जम्पो अवहट्टा। दूसरी रचना कीट पताका। यह ऐतिहासिक कृति है। इसमें उन्होंने अपने आश्रयदाता शिव सिंह का यशोगान किया है। विलासमय जीवन, युद्ध, विजय, पराजय आदि से यह रचना हमें वीर गाथाओं का स्मरण करवाती है। इसकी भाषा अभ्रंश है, जिसमें संस्कृत के शब्द भी आ गए हैं। इस ग्रंथ में दोहा, छंद व गद्य का प्रयोग किया गया है। विद्यापति की पदावली। यह रचना मैथिली भाषा में रची गई है। जयदेव की परंपरा का अनुसरण करते हुए उसमें राधा कृष्ण की प्रणय लीलाओं का अत्यंत हृदयकारी वर्णन किया गया है। इस कृति में उनका श्रृंगारी रूप पूर्णतः उभर कर आया है। श्रृंगार के अंतर्गत भी संयोग श्रृंगार का चित्रण कवि ने तन्मयता से किया है। इस दृष्टि से विद्यापति पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि वह श्रृंगारी कवि ही है। आइए विद्यापति की देन क्या है हिंदी साहित्य को, उसके विषय में समझें। विद्यापति को संस्कृत साहित्य के श्रृंगार वर्णन की विशाल परंपरागत संपत्ति के रूप में मिली और उसका उन्होंने यथासंभव सदुपयोग भी किया। विद्यापति में जयदेव के काव्य की संपूर्ण प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं, किंतु उनके साहित्य में रस रीतवाद का सर्व प्राधान्य है। यद्यपि विद्यापति ने किसी निश्चित रूपरेखा के अनुसार पदावली में नायिका भेद प्रभेद प्रस्तुत नहीं किया, किंतु राधा कृष्ण के परकीय प्रेम के सीमित वृत्ति में नायिका भेद का जो भाग सहज में समाविष्ट हो सकता था, वो सब कुछ पदावली में है। अतः विद्यापति ने परवर्ती कवियों के लिए कृष्ण भक्त साहित्य तथा रीतकालीन साहित्य के लिए राधा कृष्ण के व्यास से नायिका भेद वर्णन की प्रवृत्ति का परोक्ष रूप से मार्ग प्रशस्त कर दिया है। राधा कान्हा के सुमिरन का बहाना करके प्रणय लीलाओं के उन्मुक्त मार्शल चित्र उपस्थित करने वाले रीतकालीन कवि तथा विद्यापति के दृष्टिकोण, उद्देश्य तथा परिस्थितियों में पर्याप्त साम्य है, यानी समानता है। इस दिशा में विद्यापति में फिर भी थोड़ी बहुत कलात्मकता बनी रही है, जबकि रीत कवि में उसका सर्वथा अभाव है। अब इनके अलावा यानी खुसरो और विद्यापति के अलावा विभिन्न लौकिक काव्य। अमीर खुसरो और विद्यापति की रचनाओं के अतिरिक्त आदिकाल में हमें और भी अनेक काव्य प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम लौकिक काव्य और लौकिक साहित्य के अंतर्गत रख सकते हैं। लौकिक साहित्य परंपरा के विकास में उन्होंने भी पर्याप्त योगदान दिया है। ढोला मारूरा दूहा 11वीं सदी में रचित यह एक लोक भाषा काव्य है। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। राहुल बेल के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, उसको इसकी रचना से विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई। इस काव्य में नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। प्रेम का सात्विक किंतु सरस पक्ष इसमें विस्तार से प्रस्तुत हुआ है। कवि ने मारवड़ी के भावों की व्यंजना में संस्कृत के प्रेम काव्यों की परंपरा का प्रभाव भी ग्रहण किया है। ऋतुओं की सरसता के संदर्भ में मारवड़ी के विरह वर्णन हृदय पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। इसमें नारी हृदय की वेदना सचमुच इठला रही है। एक छंद देखिएगा। सा धड़ बल
कुर लाभई भसम ढंढोल इसी आही उंजर नाही छाई प्राण यश था जिस दिस सल रहिया। दूसरी रचना है जयचंद्र प्रकाश और तीसरी रचना है जय मयंक जसचंद्रिका। ये दोनों रचनाएं अभी उपलब्ध नहीं। इनकी चर्चा केवल राठौरारिख्यात में मिलती है। प्रथम कृत के रचयिता भट्ट केदार नामक महाराज जयचंद्र के पराक्रम और प्रताप का वर्णन है। द्वितीय कृत के रचनाकार मधुकर कवि बताए जाते हैं। सुना जाता है कि दयाल दास ने इन्हीं रचनाओं के आधार पर कन्नौज का वृत्तांत लिखा है। अतः किसी समय में इन ग्रंथों का अस्तित्व अवश्य था। चौथी रचना वसंत विलास। इस कृत के रचयिता का पता नहीं चल सका। इसमें 84 दोहों में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलास प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। इस काव्य संग्रह में प्रकृति और नारी दोनों का मदोन्मत्त स्वरूप रस की तीव्र धारा प्रवाहित करता है। आदिकाल को विद्वानों ने अब तक वीर गाथाओं और धार्मिक उपदेशों का ही युग माना था। वसंत विलास ने राहुल बेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। इस काव्य के सरस वर्णनों को पढ़कर सूर्य की श्रृंगार भावना या इसके बाद रीतकालीन कवियों की श्रृंगारिकता साहित्य में अचानक आ जाने वाली प्रवृत्ति नहीं रह जाती। कवि लिखता है इण पर कोइल पूजय युति मरोड़ विदुर योगिनी धूजय कूजय भयण किशोर। एक और हृदय को सालता हो कोयल का मधुर कूजन और दूसरी ओर पति संयुक्ताओं का विलास में काम पूजन वियोगिनी मधुर प्रेम दाताओं को कंपायमान कर देते हैं और वो मनोज की मधुर अनुभूति को करने लगती हैं। लौकिक साहित्य की विशेषताएं। पहली विशेषता मनोरंजनात्मक काव्य। लौकिक साहित्य चूँकि लोक काव्य है जिसकी रचना जनमानस की मनोवृत्ति में को ध्यान में रखकर की गई है, अतः उस काल में वीर रसात्मक प्रवृत्ति का अधिक था, जबकि विनोद पूर्णता तथा मनोरंजन का अभाव था। इस अभाव को इस स्वच्छंद काव्यधारा ने दूर किया। एक पहेली देखिए मीर खुसरो की। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे आकाश। दूसरी विशेषता है समन्वय की प्रवृत्ति। इस काव्य के प्रवर्तक मीर खुसरो की रचनाओं में हमें देश प्रेम की भावना प्रबल रूप में मिलती है। खुसरो ने हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ाने का प्रयत्न किया। यही नहीं, कला पक्ष की दृष्टि से विभिन्न भाषाओं का समन्वय भी उसमें परिलक्षित होता है। उन्होंने फारसी, अरबी, हिंदी भाषाओं में रचनाएं की। शिव कुमार शर्मा लिखते हैं कि इनके साहित्य में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रथम प्रयत्न है। भाषा संबंधी एकता का आदर्श भी प्रस्तुत किया गया। तीसरी विशेषता परिवेश के प्रति जागरूकता। इस साहित्य में रचयिता परिवेश के प्रति पर्याप्त जागरूक रहे हैं। अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा में उन्होंने अपने समय की राजनीतिक व ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया है। विद्यापति ने भी अपने समय के राजाओं की वीरता की प्रशंसा करने के लिए कीर्तलता व कीर्त पताका की रचना की। उनके समय में जो परिवेश परिस्थितियाँ थी उनका भी सजीव अंकन किया है। चौथी विशेषता है गद्य का प्रयोग। इस साहित्य में यद्यपि पद्यों में अधिकांशतः
रचनाएं हुई हैं, पर गद्य रचना की दिशा में कुछ स्फुट प्रयास लक्षित होते हैं। इसमें राहुल भेल, उक्ति, व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर आदि उल्लेखनीय है। अमीर खुसरो की रचना खजायत उल फतूह गणनीय है, यानी गणना की जा सकती है। पांचवी विशेषता गीत काव्य। विद्यापति की रचनाओं में हमें गीत काव्य के सभी गुण मिलते हैं, जिसमें भाव, प्रौढ़ता, मधुरता और आत्मीय तत्व इतना अधिक है कि पढ़ते पढ़ते पाठक भाव विभोर हो जाता है। मेरा मोशे श्रृंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, तासे दिक्कन न कोई दिशा, ये सखो साजन ना सकी शीशा। छठी विशेषता कथा काव्य के तत्व। इन काव्यों में कथा काव्य के तत्व, हेलिका, पहेलिका, सूक्तियाँ, सुभाषित, कहावत आदि की प्रवृत्ति भी दृष्टिगत होती है। ढोला, मारू, रा, दोहा। दोहों में मारू ढोला से प्रश्न करती है तो ढोला उसके उत्तर देता है। मारू के पूछने पर कि विरहाकुल स्त्री ने रात बिताने के लिए वीणा बजानी आरंभ की, पर चांद को देख कर रोक क्यों दी, तो ढोला उत्तर देता है कि यह देखकर कि वीणा के नाद को सुनकर शशि के रथ के मृग रुक गए और रात रुक गई, इसलिए वीणा रख दी। मारू ढोला रास में वास्तव का प्रयोग है। गीत शास्त्र विनोदेन कालव गच्छत धीमताम, बेस्नेज सुमूर्खणम निद्रया कलहैनचा। सातवीं विशेषता कथानक रूढ़ियाँ। लौकिक रासों काव्यों में हमें कथानक रूढ़ियाँ भी प्राप्त होती हैं, ये भी इसमें विशेष प्रवृत्ति है। कथानक रूढ़ियों में संदेशवाहक पक्षी, मिलन, वियोग, भाग्य परिवर्तन आदि प्रमुखता समाविष्ट की जाती है। ढोला, मारू, रा, दोहा में क्रौंच पक्षी से लेकर ढांढियों तक से अपनी विरह वेदना कही गई है, और वहीं ढोला को जाकर संदेशा देता है, तभी मारू ढोला का पुनर्मिलन होता है। आठवीं विशेषता है भाषा। इस साहित्य की भाषा प्रमुखता अपभ्रंश, डिंगल पिंगल थी, पर लौकिक साहित्य में इसके साथ साथ फारसी, अरबी, हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली, अवहट अनेक भाषाओं में रचनाएं हुई। विद्यापति ने तो अवहट तथा मैथिली में ही रचना लिखी। इस प्रकार इस दृष्टि से यह साहित्य समृद्ध है। नौवीं विशेषता अलंकार। विद्यापति के लौकिक काव्यों में हमें अलंकारों का समुचित प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। अनुप्रास, यमक, विभावना, विरोधाभास आदि अलंकार द्रष्टव्य हैं। विद्यापति ने नायक के मुख के लिए पंकज तथा आँखों के लिए भ्रमर जैसे रूढ़ उपमान संजोए हैं। 10वीं विशेषता छंद। इस साहित्य में दोहा, चौपाई, पद आदि का प्रयोग किया गया है। विद्यापति के पदों में भाव, प्रवणता और अनुभूति की सघनता के साथ साथ संगीतात्मकता भी विद्यमान रहती है। 11वीं विशेषता रस योजना। लौकिक साहित्य के अंतर्गत फुटकर रचनाओं में ही अमीर खुसरो ने इस छोटे से कलेवर में करुण, शांत, हास्य, विभत्स आदि रसों का सुंदर संयोजन किया है। 12वीं विशेषता कविता की नवीन धाराएं। इस साहित्य में अमीर खुसरो जैसे कवि ने अपनी मौलिकता का परिचय देते हुए कविता को एक नई दिशा दी। पहेलियाँ आदि को खुसरो ने ही साहित्यिक दृष्टि से इतना महत्व दिया। पहेलियों के द्वारा उन्होंने कौतूहल, रसिकता और विनोद को जीवन का विषय बनाया। सारांश। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में आदिकालीन लौकिक साहित्य की परंपरा भी पर्याप्त समृद्ध है। वीर गाथा काव्य धार्मिक काव्य की तरह
वीर गाथा काव्य धार्मिक काव्य की तरह ही इस काव्य धारा का आदिकाल में अपना निजी विशिष्टताओं के कारण अपना स्थान है। इस साहित्य के प्रमुख दो कवि अमीर खुसरो तथा विद्यापति बहुमुखी प्रतिभा संपन्न सांसारिक समन्वय के सेतुबंध भारतीय संगीत व काव्य के उन्नायक ही नहीं, जननी जन्मभूमि के प्रति अगाध प्रेम रखने वाले राष्ट्र प्रेमी भी थे। इनके साहित्य का महत्व केवल तत्कालीन या सामयिक दृष्टि से नहीं था, बल्कि इससे मानव विनोद और मानव मनोरंजन के नए साधन मिले, जिससे आज भी मानव हृदय को आनंद देने में ये साहित्य पूर्णतः समर्थ है। इसी दृष्टि से कि ये साहित्य महत्व मनोरंजनात्मक है, इस पर कतिपय विद्वान आरोप भी लगाते हैं। वस्तुतः देखें तो पाएंगे कि ये आक्षेप या आरोप ही इस साहित्य का गुण है, और साहित्य को मात्र मनोरंजन की दृष्टि से रचना, जो कि उस समय उस वातावरण की मांग थी, इस साहित्य को अन्य साहित्य की कोट से भिन्न रचना धारा के अधीन ला खड़ा कर देता है। साहित्य मनोरंजन की वस्तु हो गया, ऐसा साहित्य में पहली बार हुआ। यही इस काव्यधारा की मौलिक विशेषता है, और इसी कारण इसी दृष्टि से साहित्य का मूल्यांकन होना चाहिए। समाप्त।